जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा के नाम पे, कि भाषा के नाम पे जो ये चल रहा है हमारे देश में, लोगों को कभी कर्नाटका में मारा जाता है, कभी महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी तमिलनाडु में पीटा जाता है कि भाई तमिल बोलो। अब एक उत्तर प्रदेश से गया हुआ लड़का, वो कन्नड़ कैसे बोलेगा भाई? कोई उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से गया हुआ लड़का महाराष्ट्र कैसे में जाकर के कैसे 2 दिन में मराठी सीख लेगा? या 2 साल भी लेगा तो वो मराठी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका वो मदर टंग नहीं है। और मराठी नहीं बोलने आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मराठी भाषा के लिए या मराठी लोगों के लिए हमारे अंदर सम्मान नहीं है। देश के हर व्यक्ति के लिए, देश की हर भाषा के लिए, देश के हर क्षेत्र के लिए, हर देशवासी के मन में सम्मान और पूरा भरा हुआ है। क्योंकि जब इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो ऐसा नहीं था कि किसी एक स्पेसिफिक जगह से ही प्रोटेस्ट हुआ गया, एजिटेशन हुए थे। पूरे देश ने एक साथ मिल करके इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। और आज आज हमारे देश में लगभग 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 121 लैंग्वेज ऐसी हैं जो प्रोमिनेंटली बोली जाती हैं। और मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया जब मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था और मुझे पता चला कि 19,500 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको एज अ मदर टंग बोला जाता है। 19,500। सोचो यार, एक हमारे देश में इतनी भाषाएं, एक इतना डाइवर्स कंट्री, और उसमें हम किसी एक भाषा को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। अभी एक जो न्यूज़ आ रही है कि मुंबई में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, जो 2 भाई हैं, वो एक होकर के कह रहे हैं कि हम मराठी की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मराठी की अस्मिता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ, मैंने अच्छा टाइम महाराष्ट्र में बिताया है, और मुझे पता है कि जो नागपुर का मराठी है और जो मुंबई का मराठी है, जो वहीं पुणे का मराठी है, दैट इज़ डिफरेंट। मतलब महाराष्ट्र के खुद लोग कहते हैं कि भाई हमें नागपुर वाली मराठी नहीं समझ में आती है, मुंबई वाले ऐसा कहते हैं। और हर भाषा का ना एक एक नॉर्मल बात है कि कुछ डिस्टेंस के बाद भाषा की डायलेक्ट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक जो आप एक छोटे से किसी भी राज्य का एग्जांपल उठा लीजिए, वहाँ पे एक स्टेट में जो भाषा बोली जा रही है, एक मतलब एक सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में जो भाषा बोली जा रही है, वो सेम भाषा आपको थोड़ी दूर जाने के बाद उसके टोन्स चेंज हो जाएंगे आपको। तो ये जो भाषा को लेकर के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। देश का ये एक फॉल्ट लाइन दिया जा रहा है हमारे देश के दुश्मनों को। देश को एकत्रित करके रखने की बात नहीं की जा रही है। पहले ही हमारे देश में भाषा के नाम पे बहुत वायलेंस हो चुका है। देश जब आज़ाद हुआ, जब हम तरह-तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे, उस टाइम भाषा के आधार पे राज्यों का बँटवारा हुआ। और उस टाइम भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इस तरह की चीज़ें आगे हुई, तो देश को इकट्ठा करके रखना बड़ा मुश्किल होगा। कई सारी कंट्री हैं, इतिहास अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो आज़ाद होने के कुछ दिनों बाद अलग-अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गए। लेकिन भारत जो है, आज भी एक यूनियन की तरह खड़ा है। अलग-अलग भाषाओं के बावजूद भी, अलग-अलग डायलेक्ट्स के बाद, अलग-अलग रंग होने के बाद भी हम हमारी जो फेस होते हैं वो नहीं मिलते हैं। हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का आदमी और एक पंजाब का आदमी बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, खान-पान, रहना-सहना सब कुछ अलग है। फिर भी हम एज़ अ इंडियन सक्सेसफुली 70 साल से एक साथ रह रहे हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस चीज़ को वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के सोचिए कि 1949 में पाकिस्तान का जन्म हुआ और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हो गया। तो जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, वो टूट गया और टूट के एक अलग देश बन गया। तो भारत उतने दिनों से चल रहा है। तमिलनाडु एक बिल्कुल अलग डिफरेंट स्टेट है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक अलग स्टेट है, राजस्थान एक बिल्कुल अलग स्टेट है, मणिपुर एक बिल्कुल अलग स्टेट है। लेकिन अलग-अलग होने के बाद भी हम आज एक हैं, तो इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी ताकत को ये दिखाता है। दुनिया इस चीज़ का लोहा मानती है कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में, किसी भी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत आसान है।
क्योंकि वहाँ पे किसी की सुनी नहीं जाती है। अगर यहाँ पे प्लांट लगाना है तो लगाना है, वहाँ चाहे 1000 पेड़ काटने पड़े, 1 लाख पेड़ काटने पड़े, फ़र्क ही नहीं पड़ता। पब्लिक को ये अधिकार ही नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर पाएँ। मैंने एक चाइनीज़ आदमी से एक बार पूछा था कि तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते? तो उसने प्रोटेस्ट का मतलब ही उसको पता नहीं था। सोचिए मतलब कितनी छोटी बात है। उसको प्रोटेस्ट शब्द का मतलब ही नहीं पता था, उस जानता ही नहीं था प्रोटेस्ट कैसे होता है। तो उसने बोला मैंने एक बार फ्रांस में देखा था लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। मैंने कहा बिल्कुल, हमारे यहाँ तो अगर तुम्हारे साथ उसने मेरे को कहानी क्या बता रहा था कि हमारे जो बैंक में अगर ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो हमारे यहाँ सरकार ले लेती है। हम हमारे यहाँ अगर ऐसी चीज़ें हों तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो सोचिए अब चाइना जो है इस तरह से ग्रो कर रहा है तो आप समझ लीजिए इसी से कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन हमारे देश में क्या है, बहुत आज़ादी है। आप जो चाहे कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सर्टेन मतलब आपको रेगुलेशंस है कि आप ये नहीं कि आप कुछ भी करने के नाम पे आप सड़कों पे किसी को गोली मार दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम उस चीज़ का हमेशा गलत फ़ायदा उठाते हैं और विशेष करके हमारे जो नेता हैं वो विशेष इसमें बहुत मास्टर हैं। धर्म के आधार पे देश को पोलराइज़ करके अपने वोट लेकर के राजनीति में अपने आप को बनाए रखना है। जाति के आधार पे लोगों को बाँटना है। जाति के आधार पे जो नेता जितने भी उभरे हुए हैं, उनको देखिए, वो सिर्फ़ अपने परिवार का सोचते हैं। उनके बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठेगा, बेटे के बाद पोता गद्दी पे बैठेगा। ऐसा देखिए मतलब ये कितनी अजीब बात है कि अगर आप एक कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो क्या उस कम्युनिटी में सिर्फ़ आपके घर के लोग ही महान हैं? बाकी कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं ऐसा जो आपकी कम्युनिटी को आपके बाद कोई लीड कर सके। बिल्कुल नहीं। उनकी जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका बेटा बैठेगा। तो हम लोग इतने अंधे हैं कि हम जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, अपनी भाषा के आधार पे तुरंत अंधे हो जाते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। अगर ह और दूसरी तरफ हम खुद को भी कोसते हैं, दूसरे कंट्री से हम अपने आप को कंपेयर करके कहते हैं कि देखो चाइना तो यहाँ निकल गया, अमेरिका यहाँ चला गया और हम आज भी यहीं फँसे हुए हैं। हमारे रोड अच्छे नहीं हैं, हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे नहीं आती, हमारी ट्रेनों की ये स्थिति है, हमारे यहाँ चीज़ें बिल्कुल अजीब हैं। तो जब आप एक बेहतर सुविधा चाहते हो, तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपको उकसाएँगे। आपको भाषा के आधार पे बाँटेंगे, आपको धर्म के आधार पे बाँटेंगे, आपको क्षेत्र के आधार पे बाँटा जाएगा, आपको जाति के आधार पे बाँटा जाएगा। लेकिन एक आम आदमी, एक आम पब्लिक को ये सोचना होगा कि क्या सच में नॉर्थ से आए हुए किसी बंदे से अगर वो मराठी नहीं आती है उसको, तो उससे कोई नुकसान है? हिंदी आपको भी आती है, हिंदी उसको भी आती है। भाषा क्या है? भाषा एक जस्ट एक माध्यम है, एक-दूसरे से अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का, और कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों की भाषा इंग्लिश हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर आप जाएँ तो मुंबई में जाएँ तो मुंबई में जो साउथ मुंबई वाले हैं, वो तो मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं और उनको लगता है बहुत कूल है। अगर आपको अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश आती है ना, तो इंडिया में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। भले आप डम हो, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बस आपको तुरंत भाव दिया जाएगा, एक आपको इंटेलेक्चुअल बना दिया जाएगा कि ये आदमी तो भाई बहुत अच्छे इंग्लिश बोलता है, ही इज़ सो इंटेलेक्चुअल मैन। ऐसा आपको तुरंत एक परसेप्शन आपके लिए बना लिया जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं और आप एक मदर टंग कहो या लोकल लैंग्वेज कहो, कोई भी एक भाषा ले लो, कोई भी मराठी उठा लेते हैं। अगर आप सिर्फ मराठी बोलते हैं या मराठी भाषा आपको आती है या आप गुजराती बोलते हैं या आपको और कोई लोकल लैंग्वेज में ही आप बात कर पाते हैं, तो आपको एक दे दिया जाता है कि भाई ये बंदा यार थोड़ा-सा ये गँवार टाइप का आदमी है। ऐसा उनके दिमाग में परसेप्शन बन जाता है और वो आपको ओवरराइड करने की कोशिश करने लगते हैं। तो सोच के देखिए कि दूर देश अंग्रेज़ों के एक छोटे से एक यूके क्या है? यूके कुछ नहीं है। एक छोटा-सा कंट्री है। वहाँ से आई हुई भाषा को हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मान के बैठ चुके हैं। हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जो भाषा हमारे देश की है, हमारी खुद की भाषा है, उससे हमें इतना द्वेष है। भाषा को कभी भी आधार मत बनाइए एक दूसरे को जज करने का। अगर आप किसी मैं कहता हूँ कि मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ। मुझे हर भाषा सीखनी है। मुझे मराठी सीखनी है, मुझे कन्नड़ सीखनी है, मुझे तमिल सीखनी है, मुझे गुजराती सीखनी है, राजस्थानी सीखनी है। मुझे तो सभी लैंग्वेज से प्यार है। लेकिन क्या आपको है? आपके मन में ऐसा द्वेष कभी नहीं आना चाहिए। इन नेताओं की बातें मत सुनिए, इग्नोर कीजिए। देश को हमें एक करके रखना है, तो हमारी डाइवर्सिटी में ही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हर भाषा का सम्मान कीजिए, हर धर्म का सम्मान कीजिए,
हर इंसान को इंसान की नज़र से देखिए, वो नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है। इस चीज़ को लेकर के अगर आप रेसिज़्म करते हैं, तो आप एक बहुत बड़े रेसिस्ट आदमी हैं। इस चीज़ को कभी भी समझिए कि कोई व्यक्ति जिसको आपकी मदर टंग टंग नहीं आ रही है, मदर लैंग्वेज आपकी नहीं समझ में आ रही है, तो उसकी भी एक अपनी मदर लैंग्वेज है, उसका भी एक अपना मदर टंग है। उसको क्या आप बोल पाएँगे? नहीं बोल पाएँगे ना। अब महाराष्ट्र में पैदा हुए एक बच्चे को अगर हम कहें कि भोजपुरी में बोल के सुनाओ, तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो उस जगह पे पैदा हुआ जहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो सिंपल वैसे ही है कि अगर कोई यूपी का लड़का अगर महाराष्ट्र में जाकर के किसी जॉब में या कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, दैट मीन्स कि ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग योर इकोनॉमी। और इस चीज़ को लेकर के भी बहुत बोला जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों में कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। और अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और अगर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है तो सिर्फ वहाँ के लोग दोषी नहीं है, ये पूरा सिस्टम दोषी है। आपको एक बात बता रहा हूँ, मिनरल्स सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलते थे, लेकिन वहाँ की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सब्सिडी देती थी ट्रांसपोर्टेशन पे, जिसकी वजह से आज मुंबई और आपके गुजरात की बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, वो चल पाईं। और ये जो इंडस्ट्री बने, ये इनिशियली इसीलिए इतने फले-फूले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा आपको सब्सिडी दी जाती थी। तो वहाँ से आयरन ओर्स निकाले जाते थे, वहाँ से कोयला निकाला जाता था और सेम रेट पे जो झारखंड में आपको रेट मिलता था, वही रेट पे आपको गुजरात में और महाराष्ट्र में मिलता था, जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ी। तो उन राज्यों के साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उन अगर कोई राज्य लैंडलॉक्ड है, उसके पास बंदरगाह नहीं है, उसके पास एक्सपोर्ट करने के साधन नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी इकोनॉमी तो डाउन होगी। और किसी भी राज्य का अगर इकोनॉमी डाउन है, वहाँ के लोग अगर आपके यहाँ जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब वो जॉब करता है ना, तो वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। तो इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से कोई नहीं देखता है। आप ये देखते हैं कि ये बाहर वाला है, हमारे हमारी जॉब ले रहा है। जॉब कोई किसी की नहीं लेता है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको किसी किसी बात की टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ़ मराठी लोग ही काम करते हैं। बाहर वाले भी आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जब ख कमाते हैं महाराष्ट्र में तो वो महाराष्ट्र में टैक्स भी भरते हैं। बैंगलोर में कमाने वाले बैंगलोर में टैक्स भरते हैं भाई। सबको प्रोफ़ेशनल टैक्स देना पड़ता है। आपकी सैलरी स्लिप में आप देखिएगा ₹200 कटता है। वो क्या है? वो आपकी जो जिस शहर में आप रहते हो, उस शहर में आप टैक्स देते हो, प्रोफ़ेशनल टैक्स देते हो और बाकी भी कोई भी चीज़ वो खरीदता है, तो वहाँ के गवर्नमेंट को वो टैक्स देता है। तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बाहर वालों ने ही अमेरिका को महान बनाया है। बाहर से टैलेंट गया और उस जगह को आज उतना आगे लेके चला गया। आज अगर बैंगलोर में बाहर के लोग ना जाकर के वहाँ पे आईटी हब बन पाता, नहीं बन पाता। सिर्फ बैंगलोर के लोग वहाँ के बैंगलोर को बैंगलोर नहीं बना पाते। तो कंट्रीब्यूशन का भी को भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। और पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सब एक हैं। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाषा के आधार पे और किसी भी चीज़ को पॉइंट बना करके आपस में लड़ाई करने की या आपस में इन चीज़ों को ऐड ऑन करके झगड़ने की। नेताओं की बातों में मत आइए, मेरी बात मानिए, अपने आस-पास के लोगों से प्यार कीजिए, उन्हें अपना मानिए और वो चाहे किसी भी भाषा में बात करें। एक भाषा जस्ट एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।